नमस्कार दोस्तों आयुर्वेद में डायबिटीज़ को मधुमेह के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले रोगों में से एक है। खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर डायबिटीज़ की बीमारी उत्पन्न होती है। सबसे पहले डायबिटीज़ का मामला तकरीबन 1000 ईसा पूर्व सामने आया था और तब चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में मधुमेह को ऐसी बीमारी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें मरीज को बार बार पेशाब आता है और इसमें प्रभावित व्यक्ति का पेशाब कसेला और मीठा पाया गया। आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज़ मेलिटस विभिन्न कारणों से हो सकता है। ये मूलतः शरीर की चयापचय प्रणाली के गड़बड़ा जाने की वजह से होता है। चयापचय एक प्रक्रिया है जिससे कि शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। चयापचय प्रणाली में गड़बड़ी के कारण इंसुलिन नामक हार्मोन शरीर में या तो प्रभावी तरीके से काम करना बंद कर देता है या फिर इसकी कमी हो जाती है। मधुमेह का खतरा बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों में आहार, जीवन शैली, पर्यावरण और कफ दोष बढ़ाने और असंतुलित करने वाले सभी कारक शामिल है। डायबिटीज़ के सबसे सामान्य कारणों में वंशानुगत और आनुवंशिक कारक को भी गिना जाता है। डायबिटीज़ के इलाज के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक मधुमेह पैदा करने वाले कारणों से बचकर जीवन शैली में उचित बदलाव करके, जैसे कि नियमित एक्सरसाइज, योग, संतुलित आहार और उचित दवाएं लेने की सलाह देते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक डायबिटीज़ मेलिटस के लिए उद्वर्तन यानी कि पाउडर मालिश, धान्य अम्ल धारा यानी कि सिर पर गर्म औषधीय तरल डालने की विधि, सर्वांग अभ्यंग यानी कि पूरे शरीर पर तेल मालिश, स्वेदन यानी कि पसीना लाने की विधि, सर्वांग शिरधारा यानी कि तेल स्नान, वमन कर्म यानी कि उल्टी लाने की विधि और विरेचन कर्म यानी कि दस्त के जरिए शुद्धिकरण की सलाह देते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए जड़ी बूटियों में करावेल्लका यानी कि करेला, आमलकी यानी कि आंवला, मैशृंगी, मेथी, गुड़ुचि यानी कि गिलोय और औषधियों में फल त्रिकादि क्वाथ, कतक खदिरादि कषाय, निशा कतकादि कषाय और निशा आमलकी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मधुमेह क्या होता है। तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार रूपात्मक, मानसिक और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किसी व्यक्ति की प्रकृति यानी कि गठन या संरचना तय की जाती है। किसी भी व्यक्ति की प्रकृति भ्रूण अवस्था में ही तय हो जाती है और ये जीवन पर्यंत कायम रहती है। हर व्यक्ति में एक दोष जैसे कि वात, पित्त या कफ प्रधान होता है और इसी प्रधानता के आधार पर उसकी प्रकृति तय की जाती है। दोस्तों मधुमेह की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की चयापचय प्रणाली आंत और टिश्यूज के स्तर पर जाती है। कफ दोष और मेद धातु के स्तर में वृद्धि के कारण मधुमेह की बीमारी उत्पन्न होती है और ये रोग वात और पित्त प्रधान प्रकृति वाले लोगों की तुलना में प्रमुख तौर पर कफ प्रधान प्रकृति वाले लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। जिस दोष के कारण डायबिटीज़ हुआ है उसके आधार पर मधुमेह को वात प्रमेह, पित्त प्रमेह और कफ प्रमेह के रूप में विभाजित किया जा सकता है। कफ प्रमेह साध्य है यानी कि इसका इलाज हो सकता है। पित्त प्रमेह को नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन वात प्रमेह असाध्य है। मधुमेह को बढ़ावा देने वाली प्रकृति के लोग जीवन शैली में उचित बदलाव और संतुलित आहार की मदद से इस बीमारी से बच सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। तो सबसे पहला है उद्वर्तन। दोस्तों इस विधि में विशेष औषधीय पाउडर से मालिश की जाती है जिसमें प्रभावित व्यक्ति के सारे दोषों को संतुलित करने वाली जड़ी बूटियों के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। पाउडर को उपचार से पहले गर्म किया जाता है और उसके बाद इससे प्रभावित हिस्से की नीचे से ऊपर की ओर गहराई से मालिश की जाती है। ये प्रक्रिया 45 से 60 मिनट तक चलती है और इसके बाद मरीज आधा घंटा आराम करके स्नान कर सकता है। ये कफ दोष और शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करके डायबिटीज़ का उपचार करती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए धान्य अम्ल धारा की, तो इसमें गर्म औषधीय तरल को प्रभावित हिस्से या पूरे शरीर पर डाला जाता है। धारा चिकित्सा दो प्रकार की होती है। परिषेक की बात करें तो शरीर के किसी विशेष भाग पर औषधीय तरल या तेल डालना, और अवगाहन की बात करें तो इसमें औषधीय काढ़े से भरे टब में बैठना। धान्य अम्ल में धान्य यानी कि अनाज और अम्ल यानी कि सिरके से गुनगुना औषधीय तरल तैयार किया जाता है और ये कफ और वात दोष को संतुलित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सर्वांग अभ्यंग और स्वेदन की, तो सर्वांग अभ्यंग तेल को पूरे शरीर पर डालने और मसाज करने की एक प्रक्रिया है। ये शरीर को लसिका प्रणाली को उत्तेजित करती है जो कि कोशिकाओं को पोषण की आपूर्ति और शरीर से जहरीले तत्व निकालने का काम करती है। तेल मालिश के बाद स्वेदन यानी कि पसीना लाने की विधि के जरिए शरीर से अमा यानी कि विषैले पदार्थ को प्रभावी तरीके से पूरी तरह से बाहर करने का काम किया जाता है।
स्वेदन से शरीर की सभी नाड़ियां खुल जाती है और विषैले तत्व रक्त से निकलकर जठरांत्र मार्ग में आ जाते हैं और यहाँ से विषाक्त पदार्थों को आसानी से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। स्वेदन 4 प्रकार का होता है। पहला होता है तप यानी कि सिकाई, जिसमें एक गर्म कपड़ा शरीर के प्रभावित अंग पर रखा जाता है। उपनाह की बात करें तो जिसमें चिकित्सकीय जड़ी बूटी के मिश्रण से तैयार लेप शरीर पर लगाया जाता है। ऊष्मा की बात की जाए तो जिसमें संबंधित दोष के निवारण में उपयोगी जड़ी बूटियों को उबालकर उसकी गर्म भाप दी जाती है। और धारा की बात करें तो इसमें गर्म द्रव्य या तेल को शरीर के ऊपर डाला जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सर्वांग शिरोधारा की, तो शिरोधारा एक ऐसा आयुर्वेदिक उपचार है जिसमें दूध, तेल जैसे विभिन्न तरल पदार्थों और जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर लयबद्ध तरीके से सिर के ऊपर से डाला जाता है। सर्वांग शिरोधारा को तेल स्नान भी कहते हैं और इसमें उचित तेल को सिर और पूरे शरीर पर डाला जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए वमन कर्म की, तो ये पंचकर्म थेरेपी में से एक है जो पेट को साफ करके नाड़ियों और छाती से उल्टी के जरिए अमा और बलगम को बाहर निकालती है। इसमें मरीज को नमक का पानी, कूटस यानी कि कुर्ची या मुलेठी और वच दिया जाता है। इसके बाद वमन चिकित्सा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पिपली, सेंधा नमक, आमल की यानी कि आंवला, नीम, मदन फल जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। वमन कर्म बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए नहीं होता। इसके अलावा ये चिकित्सा हाई ब्लड प्रेशर, उल्टी, दिल, पेट से संबंधित बीमारियों, मोतियाबिंद, बढ़े हुए प्लीहा, कब्ज की समस्या और कमजोरी से ग्रस्त व्यक्ति पर नहीं करनी चाहिए। इसका इस्तेमाल प्रमुख तौर पर कब्ज से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। वमन कर्म के बाद हाथ, मुंह और पैरों को अच्छी तरह से धोना और जड़ी बूटियों के धुएं को सांस से अंदर लिया जाता है। इसके बाद पर्याप्त नींद या आराम करने की सलाह दी जाती है और नींद से उठने के बाद हाथ, चेहरा और पैर दोबारा धोते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए विरेचन कर्म की, तो पंच कर्म में विरेचन कर्म भी प्रमुख है और इसका बेहतरीन प्रभाव देखा जाता है। विभिन्न रेचक जैसे कि सेन्ना, रुबर्ब या एलोवेरा देकर शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। विरेचन कर्म का इस्तेमाल डायबिटीज़ के अलावा पेट के ट्यूमर, बवासीर, अल्सर, गठिया वगैरह के लिए भी किया जाता है। अगर आपका बुखार हाल ही में ठीक हुआ है, कमज़ोर पाचन, मलाशय में छाले और दस्त की स्थिति में ये चिकित्सा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों, गर्भवती महिलाओं, वृद्ध और कमज़ोर व्यक्ति को भी विरेचन कर्म की सलाह नहीं दी जाती है। विरेचन कर्म के बाद चावल और दाल का सूप दिया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे डायबिटीज़ के लिए जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और औषधियों के बारे में। तो सबसे पहला है आमल की। ये जड़ी बूटी ऊर्जादायक और तीनों दोषों को साफ करने वाली है। ये कई बीमारियों के इलाज में उपयोगी है, जैसे कि डायबिटीज़ जो कि अधिक संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। बच्चे, वयस्क और बुजुर्ग सभी इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं में इसका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना चाहिए। पित्त दोष वाले व्यक्ति में आमल की के हानिकारक प्रभाव के रूप में दस्त की समस्या हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गुड़मार की, तो गुड़मार का मतलब है शर्करा को खत्म करने वाला। इस जड़ी बूटी की जड़ों और पत्तों का इस्तेमाल डायबिटीज मेलिटस के इलाज में किया जाता है। रिसर्च में सामने आया है कि ये खट्टे मीठे घोल में से मीठेपन को निकाल देती है और मीठा खाने की चाहत को भी कम करती है। गुड़मार से पैंक्रियाज की कार्य क्षमता में भी सुधार आता है। डायबिटीज मेलिटस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख जड़ी बूटियों में गुड़मार भी शामिल है। इसकी पत्तियां दिल को उत्तेजित करती है, इसीलिए दिल के रोगियों को ये जड़ी बूटी देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए करावेल्लका की, तो चूंकि ये रक्त शोधक यानी कि खून को साफ करने वाली है और इसीलिए डायबिटीज़ के इलाज के लिए इसे बेहतरीन माना जाता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और ये वज़न घटाने की क्षमता रखती है। डायबिटीज़ के इलाज में हर व्यक्ति पर ये जड़ी बूटी अलग तरह से असर करती है। किसी अनुभवी चिकित्सक की देखरेख में ही इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गुड़ूची की, तो परिसंचरण और पाचन तंत्र के विकारों के इलाज में गिलोय की जड़ और तने का इस्तेमाल किया जाता है। ये कड़वे टॉनिक की तरह काम करती है और इसमें शर्करा को कम करने की क्षमता है और इसीलिए ये डायबिटीज़ मेलिटस के उपचार में भी उपयोगी है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए मेथी की, तो प्राचीन समय से ऊर्जादायक और उत्तेजक के रूप में मेथी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे डायबिटीज़ के उपचार के लिए जाना जाता है। व्यक्ति की चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर इस जड़ी बूटी की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में। तो सबसे पहला है फल त्रिकादिक क्वाथ। इस काढ़े को समान मात्रा में आमल की, हरी तकी और विभिन्न तकी के साथ दारू हरिद्र के तने, इंद्रायण की जड़ और नागरमोथा से तैयार किया गया है। ये भोजन के पाचन और भोज्य पदार्थों को तोड़कर उनके उचित अवशोषण में सुधार करके सभी प्रकार के डायबिटीज़ के इलाज में उपयोगी है। ये औषधि शरीर से न पचने वाले भोजन और तत्वों को भी बाहर निकालने में मदद करती है।
उसके बाद दोस्तों बात की जाए कतक खदिरादि कषाय की, तो कतक खदिरादि कषाय एक हर्बल काढ़ा है जिसमें एक समान मात्रा में कटक, खदीरा, आमल की, दारू हरिद्र, हरिद्रा, अभय और आम के बीज वगैरह जैसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं और इस कषाय में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये वात और पित्त दोनों ही दोषों से संबंधित रोगों को नियंत्रित करता है और ये डायबिटीज़ और डायबिटिक न्यूरोपैथी के उपचार में उपयोगी है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए निशा कतकादि कषाय की, तो इसमें 12 जड़ी बूटियां जैसे कि कटक, खदीरा, आमल की, वैरी, दारू हरिद्र, समंग, विदुला, हरिद्रा, पदी, आम के बीज, हरी तकी और नागर मोथा मौजूद है। ये कषाय डायबिटीज़ के लक्षणों जैसे कि थकान, हाथों और पैरों में जलन, अत्यधिक प्यास लगना और बार बार पेशाब आने से राहत दिलाता है। कुल मिलाकर ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है और डायबिटीज़ मेलिटस को नियंत्रित करने में असरकारी है। इसे अकेले या फिर यशत भस्म यानी कि जिंक ऑक्साइड पाउडर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए निशा आमल की, तो ये हल्दी और आंवला का मिश्रण है जिसकी सलाह आयुर्वेद में डायबिटीज़ के इलाज के लिए दी जाती है। आमल की के रस और हल्दी पाउडर की 1:0.5 की मात्रा में मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। इस मिश्रण से डायबिटीज़ में होने वाली विभिन्न समस्याओं जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, गैस्ट्रोपैथी और एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकने और नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज़ होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानेंगे क्या करना चाहिए। तो अपनी डाइट में जौ, चावल की कुछ किस्मों जैसे कि सामक और कुदराव तथा गेहूं को शामिल करें। हरे चने, कुल्थी, अरहर की दाल, अलसी और काबुली चने जैसी दालों का सेवन करें। फल सब्जियों जैसे कि परवल, करेला, आमल की, हरिद्रा, बेल और काली मिर्च खाएं। डायबिटीज़ मेलिटस को नियंत्रित करने में शहद और सेंधा नमक भी मददगार साबित हो सकते हैं। पैदल चलना, खेलने जैसी शारीरिक गतिविधि, नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और बात की जाए कि क्या नहीं करना चाहिए, तो काले चने, नया चावल और अनाज न खाएं। दूध, दही, छाछ, तेल, गुड़, शराब, गन्ने से बने पदार्थ, घी, सुपारी खाने से बचें। बेवजह स्नैक्स या कुछ और न खाएं। अनुचित खाद्य पदार्थों जैसे कि मछली के साथ दूध या दुग्ध उत्पादों का सेवन न करें। दिन में सोने से बचें और धूम्रपान से दूर रहें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि शुगर की ये जो आयुर्वेदिक दवा है ये कितनी लाभदायक है। तो दोस्तों डायबिटीज़ के उपचार के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों की पहचान और उनके असर को लेकर स्टडी किए गए थे और डायबिटीज़ के सभी आयुर्वेदिक उपचार और औषधियों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। डायबिटीज़ के उपचार में फल त्रिकादिक वात के प्रभाव को जांचने के लिए किए गए स्टडी से पता चला कि उपचार के केवल 8 सप्ताह में ही खाली पेट और भोजन के बाद शुगर के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। ये उपचार पद्धति डायबिटीज़ के नए और पुराने दोनों ही मरीजों के लिए सुरक्षित और प्रभावी पाई गई। एक स्टडी की समीक्षा से इस बात के संकेत मिलते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल पर निशा अमलकी के प्रभाव की जांच के लिए कई चिकित्सकीय स्टडी किए जा चुके हैं। अधिकांश रिपोर्ट के मुताबिक इस मिश्रण से ब्लड शुगर के स्तर में प्रभावी रूप से गिरावट आई और डायबिटीज़ से जुड़ी जटिलताओं को रोकने और उन्हें नियंत्रित करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि डायबिटीज़ की इन आयुर्वेदिक औषधियों के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों डायबिटीज़ के उपचार में आमल की, करावेल्लका, गुड़ूची और मेथी बेहद कारगर है। वैसे आमल की का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को मेथी के सेवन से बचना चाहिए। डायबिटीज़ की इन दवाओं में सामग्री के रूप में भी आमल की मौजूद है। हालांकि ये सभी दवाएं डायबिटीज़ के उपचार में प्रभावी है, लेकिन इनका सेवन चिकित्सक की सलाह से ही किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।